को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली विधि जो है अनुसंधान की, उस प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर, प्रश्नावली विधि के गुणों पर और प्रश्नावली विधि के दोष पर क्या क्या सीमाएं प्रश्नावली पर लगाई जाती हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता से हम शुरू करें तो इसमें सबसे पहला बिंदु हमारे पास है पुनः प्रश्नावली भेजना। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को ज्ञात करने का एक तरीका है कि हम कुछ समय बाद उन्हीं सूचनादाताओं के पास एक बार फिर से प्रश्नावली भेजें। यदि दोनों प्रश्नावलियों के उत्तरों में समानता हो तो प्रश्नावलियाँ विश्वसनीय मानी जाती हैं। दूसरा है समान वर्ग का अध्ययन। प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख के लिए उसी प्रश्नावली को समान विशेषताओं वाले किसी अन्य समूह के पास भी भरने के लिए भेजा जा सकता है। यदि दोनों से प्राप्त उत्तरों में समानता हो तो प्रश्नावली विश्वसनीय है। तीसरा है उपनिदर्शन का प्रयोग। प्रश्नावली की विश्वसनीयता की परख के लिए एक विधि यह है कि जिस बड़े समूह का हमने अध्ययन किया उसी में से एक छोटा निदर्शन चुनकर उनके पास प्रश्नावली भेजी जाए और दोनों के परिणामों में बहुत कुछ समानता हो तो प्रश्नावली को हम विश्वसनीय मानते हैं। नेक्स्ट बिंदु है अन्य अनुसंधान विधियों का प्रयोग। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची एवं अवलोकन आदि विधियों द्वारा भी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर ज्ञात किए जाते हैं। यदि अन्य विधियों से भी वही उत्तर प्राप्त होते हैं तो प्रश्नावली विश्वसनीय मानी जानी चाहिए। नेक्स्ट है सामान्य अनुभव। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम उन्हें अपने सामान्य ज्ञान के द्वारा परखें। यदि उत्तर सामान्य एवं प्रचलित ज्ञान के विपरीत हैं तो प्रश्नावलियाँ अविश्वसनीय मानी जाती हैं। इस प्रकार से प्रश्नावली विधि के द्वारा हम जो तथ्य एकत्रित करते हैं वो सही हैं या नहीं हैं, उनको हम विश्वसनीय माने या नहीं, प्रामाणिक है या नहीं, इन सब को ज्ञात करने के लिए हमें उपयुक्त सभी जो बिंदु हैं उन बिंदुओं का सहारा लेना चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं प्रश्नावली विधि के गुण या उसके महत्व पर। क्या क्या गुण प्रश्नावली में पाए जाते हैं या किस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला बिंदु है विशाल जनसंख्या का अध्ययन। प्रश्नावली विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसके द्वारा हम दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्र एवं विशाल जनसंख्या का अध्ययन कम समय, धन एवं श्रम खर्च करके कर सकते हैं। दूसरा है निम्नतम व्यय। प्रश्नावली विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अध्ययन की कम खर्चीली विधि है। इसमें केवल कागज, छपाई तथा डाक व्यय पर जो खर्च होता है वही खर्च माना जाता है। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की इस विधि में आवश्यकता न होने से उनका जो वेतन होता है, उनका भत्ता होता है या उनके संगठन संबंधी जो अन्य व्यय होते हैं उनकी प्रश्नावली में आवश्यकता नहीं होती। तीसरा बिंदु है न्यूनतम समय। प्रश्नावलियों को छपवाकर एक साथ डाक द्वारा सभी सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है जो शीघ्र ही भरकर पुनः लौटा दी जाती हैं। इसके विपरीत जो अन्य विधियां हैं जैसे साक्षात्कार, अवलोकन या अनुसूची, इन विधियों में अध्ययनकर्ता को सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है जिसमें अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है न्यूनतम श्रम। प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने के लिए हमें अधिक अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती। एक केंद्रीय कार्यालय से ही प्रश्नावलियों को भेजा व प्राप्त किया जाता है। उनके वर्गीकरण, सारणीयन, निर्वचन, निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन तैयार करने में भी अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार प्रश्नावली विधि में न्यूनतम श्रम के द्वारा काम हो जाता है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति संभव। कुछ अनुसंधान इस प्रकार के होते हैं जिनके लिए हमें थोड़े थोड़े समय बाद बार बार सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं, तब यही विधि अधिक उपयोगी होती है। प्रश्नावली की अनेक प्रतियां छपवा कर रख ली जाती हैं जो समय समय पर सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती हैं। नेक्स्ट है सुविधाजनक। प्रश्नावली विधि सूचना संकलित करने की एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है क्योंकि इसे सूचनादाता अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार समय मिलने पर भर सकता है। अध्ययनकर्ता को भी सूचनादाता से साक्षात्कार का समय निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रश्नावली को हम सुविधाजनक कहते हैं।
नेक्स्ट बिंदु है स्वतंत्र एवं प्रामाणिक सूचनाएं। क्योंकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के समक्ष उपस्थित नहीं होता, इसलिए वह खुलकर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है। फलस्वरूप प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूचनादाता पर अनुसंधानकर्ता के उपस्थित होने से जो प्रभाव पड़ता है और सूचना में पक्षपात आने की संभावना रहती है, उससे इस विधि में बचाव हो जाता है और इसीलिए हम प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं को विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं पक्षपात रहित मानते हैं। अगला बिंदु है स्वयं प्रशासित। प्रश्नावली द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को स्वयं क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता और न ही किसी प्रकार के संगठन तथा व्यवस्था आदि की समस्या में उसे उलझना पड़ता है। उसे अध्ययनकर्ता का चुनाव, प्रशिक्षण, संगठन एवं प्रशासन से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि प्रश्नावलियां डाक के द्वारा भेज दी गई हैं तो वो स्वयं भरकर वापस आ जाती हैं। इस प्रकार यह विधि स्वयं प्रशासित एवं संगठित होती है। नेक्स्ट बिंदु है सांख्यिकीय प्रयोग संभव। प्रश्नावली में प्रमापीकृत परिणाम होते हैं जिन्हें सारणीबद्ध तथा सांख्यिकीय रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण, सारणीयन एवं श्रेणीबद्ध करना सरल होता है और परिणामों को प्राप्त करने के लिए उन पर सांख्यिकीय सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला बिंदु है तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्नावली विधि द्वारा विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के परिणामों की परस्पर तुलना सरलता से की जा सकती है, क्योंकि प्रश्नावली विधि में अनुसंधान के समय अध्ययनकर्ता उपस्थित न होने से सूचनाएं सामान्यतः निष्पक्ष, समरूप एवं प्रामाणिक होती हैं, जिनकी तुलना करना संभव है। ये गुण हैं जो प्रश्नावली विधि में पाए जाते हैं, जिनके कारण सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में प्रश्नावली का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली विधि के दोष पर या जो सीमाएं प्रश्नावली विधि पर लगाई जाती हैं उनके बारे में, और उसमें हमारा सबसे पहला बिंदु है अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित लोगों के लिए ही हो सकता है, क्योंकि सूचनादाता को स्वयं उन्हें पढ़कर भरना होता है। हमारे देश में जहाँ अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है, वहाँ इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही हो सकता है। दूसरा है प्रति उत्तर की समस्या। प्रश्नावलियाँ बहुत कम संख्या में लौटकर आती हैं और सूचनादाता उन्हें भरकर लौटाने में तत्पर नहीं होते। इसका कारण यह है कि अधिकांश सूचनादाता प्रश्नावलियों के प्रति लापरवाह, अनिच्छुक एवं आलसी होते हैं। कुछ सर्वेक्षण के उद्देश्य को ही नहीं समझ पाते हैं, उनके पास समय अभाव होता है और प्रश्नों का उत्तर वे देना नहीं चाहते, व्यक्तिगत तथ्यों को स्वयं लिखना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में बहुत कम प्रश्नावलियाँ पुनः प्राप्त होती हैं और जो प्राप्त होती हैं उनमें भी कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट बिंदु है अपूर्ण सूचनाएं। कई बार प्रश्नावलियों में मुख्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता। जब सूचनादाता प्रश्नों को नहीं समझ पाते या गुप्त सूचनाएं नहीं देना चाहते तो जानबूझकर वे ऐसे प्रश्नों के उत्तरों को टाल देते हैं। लापरवाही एवं शीघ्रता से भरने पर प्रश्नों के छूट जाने की संभावना भी बनी रहती है। इस प्रकार प्रश्नावली विधि द्वारा संकलित सूचनाएं अपर्याप्त एवं अपूर्ण होती हैं। अगला बिंदु है अस्वच्छ एवं अस्पष्ट लेख। प्रश्नावलियों को सूचनादाता स्वयं भरते हैं। सभी लोगों का लेख सुंदर नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तरों को पढ़ना एवं समझना एक समस्या होती है। उत्तरों को काट छाट एवं पुनर्लेखन, गंदे एवं घसीटते हुए अक्षर लिखने पर वे पढ़े नहीं जा सकते। इसलिए कई प्राप्त सूचनाएं उपयोगी नहीं मानी जाती। अगला है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन असंभव। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन के लिए चयनित निदर्शन क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि क्षेत्र में शिक्षित एवं अशिक्षित सभी प्रकार के लोग होते हैं और हम प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षितों के लिए ही कर सकते हैं। इसीलिए समग्र के संबंध में वैषयिक ढंग से सामान्यीकरण करना संभव नहीं हो पाता। अगला बिंदु है भावात्मक प्रेरणा का अभाव। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता एवं अनुसंधानकर्ता में व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क नहीं होता, अतः वे एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह नहीं समझ सकते और न ही अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को प्रश्नावली भरने के लिए भावात्मक प्रेरणा देता है। यह केवल औपचारिक विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप अपूर्ण एवं अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं।
अगला बिंदु है सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव। सूचनादाता के स्वभाव, विचारधारा, आदर्श, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं शिक्षा के स्तर में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अतः ऐसी प्रश्नावली का निर्माण करना कठिन है जो सभी लोगों के लिए सार्थक एवं व्यवहारिक हो, जिसे समान रूप से सभी पर लागू किया जा सके। ऐसी स्थिति में निष्कर्षों का भिन्न भिन्न आना स्वाभाविक है। अगला जो दोष प्रश्नावली पर लगाया जाता है वह है गहन अध्ययन असंभव। प्रश्नावली द्वारा विषय का गहन अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तो समय का अभाव होता है और दूसरा अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खोद कर सूचनाएं नहीं पूछी जा सकती और न ही भावनात्मक प्रेरणा दी जा सकती है। इसलिए प्रश्नावली के द्वारा केवल छोटी मोटी जो बातें होती हैं या सतही सूचनाएं होती हैं वो ही एकत्रित की जा सकती हैं, गहन सूचनाएं एकत्रित नहीं की जाती। नेक्स्ट है विश्वसनीयता का अभाव। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचनाएं पूर्ण विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति के कारण कई बार सूचनादाता प्रश्नों को समझ ही नहीं पाते या उनका गलत अर्थ लगाते हैं। ऐसी स्थिति में प्राप्त उत्तर प्रामाणिक एवं विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते। अगला दोष है प्रश्नावली का उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव। प्रश्नावली विधि में सूचनादाता कई बार कुछ प्रश्नों को समझने में असमर्थ रहता है, जिसे समझाने के लिए वहाँ अनुसंधानकर्ता नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन प्रश्नों के उत्तर या तो छोड़ दिए जाते हैं या फिर गलत लिख दिए जाते हैं। तो ये विभिन्न दोष हैं या विभिन्न सीमाएं हैं जो हम प्रश्नावली विधि पर लगाते हैं। इस प्रकार से जो प्रश्नावलियों में कमियां हैं, उन कमियों का उल्लेख करते हुए समाजशास्त्री सीजर ने लिखा है, प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तरों से यह पता लगाना असंभव है कि कौन सा उत्तरदाता का लापरवाहीपूर्ण अनुमान है और कौन सा जानबूझकर दी गई गलत सूचना है। इसी प्रकार गुडे एवं हॉट ने भी लिखा है, अनेक कमियों के होते हुए भी स्वयं प्रशासित डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली अनुसंधान के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण तथा निदर्शन का चुनाव उपयुक्त एवं समुचित रूप से किया जाए तो इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं निश्चय ही प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होती है। यह गुडे एवं हॉट का जो कोटेशन है, यह प्रश्नावली की जो महत्वता है या अनुसंधान में प्रश्नावली का जो महत्वपूर्ण स्थान है कि इसके द्वारा हम तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं, उसको हमें समझाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।